किले नुमा दीवारों से घिरा बलदेवगढ़ एक ऐसा गांव है जहां अब कोई कदम नहीं रखता। जो भी यहां आया वो अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सका। कहा जाता है कि कुछ साल पहले एक निडर व्यक्ति राजा बलदेव की हवेली तक पहुंचकर लौट आया था। उसकी इस हिम्मत ने गांव वालों के मन में खजाने की उम्मीद जगा दी थी। लेकिन उस रात उस आदमी का पूरा परिवार एक रहस्यमय तरीके से खत्म हो गया और वो खुद इस सदमे में ऐसा खोया कि आज भी गांव के मेन द्वार पर बदहवास पड़ा रहता है, मानो हर आने वाले को अंदर जाने से रोकना चाहता हो। पर होनी को कौन टाल सकता है। जिस जगह के पास सदियों से कोई नहीं भटकता था, आज अचानक शहर से वीर प्रताप नाम का एक आदमी पुलिस स्टेशन में खुद को बलदेवगढ़ की संपत्ति का वारिस बताकर वहां निर्माण कार्य शुरू करने की बात कर रहा था। ये खबर जंगल के आग की तरह आसपास के सभी छोटे मोटे गांवों में फैल गई। दोपहर की धूप में भी आसमान में शाम के बादल से मंडराने लगे थे। शहर से आया वीर प्रताप अपनी प्रेमिका के साथ वहां के दरोगा से अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहा था। दरोगा ने उसे खूब समझाया, पर वीर प्रताप ये मानने को तैयार ही नहीं था कि प्रेत और आत्माओं जैसा भी कुछ होता है इस दुनिया में। उसने दरोगा को आड़े हाथ लेते हुए कहा, देखिए दरोगा जी, ये भूत प्रेत जैसी बातें आप कोर्ट में साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए बकवास बातें तो कीजिए ही मत। मैंने सुना है कि रिटायर होने वाले हैं आप, आज भी सरकारी क्वार्टर में टपकती छत के नीचे रहते हैं ना। लगे हाथ आपके लिए भी एक डुप्लेक्स बनवा दूं तो कैसा रहेगा। दरोगा ने एक पैनी मुस्कान के साथ वीर की बात पर हामी भर दी। वीर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, तो तैयार, इस बात का ख्याल रखिएगा कि काम एक बार शुरू होने के बाद रुकना नहीं चाहिए। वीर और दरोगा अपनी बातें कर ही रहे थे कि एक हवलदार बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया और घबराते हुए बोला, साहब गजब हो गया, गांव वाले इधर पुलिस स्टेशन की तरफ आ रहे हैं, लगता है उन्हें ये बात पता चल गई है। सुनकर ही दरोगा के माथे पर पसीना चमकने लगा और वो बोला, सर आप यहीं बैठिए, हम लोगों को समझा कर आते हैं। पर वीर उसकी बात कहाँ मानने वाला था। उसने पूछा, गांव वाले क्या चाहते हैं। बाहर पहुंचते ही जो नज़ारा सामने था उसे देखते ही एक पल को दरोगा भी चक्कर खा गया। सामने सैकड़ों की संख्या में गांव वाले मौजूद थे और सभी के हाथ में मशाले थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सबके सिर पर खून सवार है। इससे पहले कि दरोगा कुछ कहता, वीर आगे बढ़ते हुए बोला, गांव वालों, मैं वीर प्रताप सिंह, बलदेवगढ़ का मौजूदा वारिस। अगर आज लोकतंत्र ना होता तो मैं आप सभी का राजा होता और यकीन मानिए एक अच्छा राजा होता। लेकिन आज राजतंत्र नहीं रहा, प्रजातंत्र है। बलदेवगढ़ अब भी मेरा ही है, जिसके बीच में अगर आप दखल देंगे तो आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं। वीर के इतना कहते ही गांव वाले सक पका गए। वो आपस में एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। अब हम क्या करेंगे? अरे रोके कैसे नहीं, कहीं अनामिका जाग गई तो। वीर की ये बात सुन गांव वाले ऐसे फुसफुसा रहे थे जैसे वीर सच में कोई राजा हो और उसने प्रजा को खत्म करने का ऐलान कर दिया हो। गांव वालों की इस फनफनाहट के बीच से एक बूढ़ी औरत छड़ी के सहारे चलते हुए आगे निकली। देवगढ़ राज परिवार का वारिस है तो क्या अनामिका के बारे में नहीं जानता? सोच क्या रहा है? वही राजकुमारी अनामिका
जिसके कहर से तेरा खानदान राजा से रंक बन गया। बात आज से 150 साल पहले की है, जहां बलदेव प्रताप सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे। उनकी 2 संतानें थी, राजकुमारी अनामिका और राजकुमार भैरव, पर वो अलग अलग रानियों से थे। भैरव शास्त्र से लेकर शस्त्र तक हर कला में माहिर था, तो राजकुमारी अनामिका सुंदरता के साथ साथ हर विधा में भैरव से एक कदम आगे थे। इसलिए महाराज बलदेव ने राज्य की बागडोर राजकुमारी अनामिका के हाथों में देने का तय किया, पर भैरव ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने राजकुमारी के साथ साथ महाराज बलदेव को भी खत्म कर दिया। फिर खुद महाराज बन बैठा और बलदेव की प्रजा पर अपनी मनमानी करने लगा। न जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया, पर राजकुमारी अनामिका की आत्मा ने यह सब कुछ ज्यादा दिन चलने नहीं दिया। उसके कहर से पूरा बलदेवगढ़ कांप उठा और भैरव पागल हो गया। अनामिका से अपनी जान बचाने के लिए भैरव की मां ने तंत्र मंत्र की मदद से अनामिका की आत्मा को एक कुड़िया में कैद करके वहीं चौखट पर ठोक दिया। उसके बाद भैरव की मां राजमहल छोड़कर कहीं दूर चली गई। तब से पूरे बलदेवगढ़ पर अनामिका का साया है। वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें वीर को पता नहीं थे, पर आज के आधुनिक जमाने में रहकर वो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। इसलिए पुलिस स्टेशन के बाहर गांव वालों के सामने खड़ा वीर उस बुढ़िया को कहता है, दादी अम्मा, अनामिका की कहानी अच्छे से जानता हूँ। ये सब कहने सुनने की बातें हैं, भूत पिशाच विक्रम बेताल। मुझे तो लगता है आप लोग मेरी सारी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। इस बात पर दरोगा चापलूसी करते हुए बोला, इसके लिए मैं आप सबको गिरफ्तार भी कर सकता हूं। इस पर बुढ़िया ने कहा, चलो सब वापस अपने अपने घरों में बंद हो जाओ, मरने दो इसे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनके जाते ही वीर अपनी प्रेमिका और दरोगा के साथ बलदेवगढ़ किले की तरफ निकल पड़ा और पीछे से पुलिस का बैकअप भी उनके साथ था। किले के गेट पर उसे वही पागल आदमी दिखता है जो उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वीर उसे उड़ाता हुआ अंदर चला जाता है और अपने बगल में बैठे दरोगा की तरफ एक भीगी मुस्कान देते हुए कहता है, अब इतनी छोटी सी बात तो आप संभाल ही लोगे, है ना। वीर का ये रवैया देख दरोगा के सिर से पसीना टपकने लगता है। वीर की गाड़ी जैसे ही किले के अंदर जाती है, वो बड़ा दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। मौसम बदलने लगता है, हवाएं तेज चलने लगती हैं। वो गांव के अंदर महल की तरफ काफी अंदर तक आ चुके थे। अचानक दरोगा ने देखा कि उनकी बैकअप टीम तो गायब थे। वो जोर से चिल्लाता है, वीर गाड़ी रोको। इस बार दरोगा की आवाज में सचमुच दरोगा जैसी ही गंभीरता थे। तीनों गाड़ी से नीचे उतरे। दरोगा पीछे की ओर देखता है, पर उसे अब बैकअप टीम की गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। भागता हुआ वो थोड़ा पीछे गया तो उसने देखा कि गाड़ियां पलटी हुई थी और बैकअप टीम की सरकटी लाशें पेड़ पर लटकी पड़ी थीं। उनका सिर गिद्ध अपने पंजों में फंसाए उड़ रहा था। ये नजारा देख वीर की प्रेमिका चीख पड़ी, इन्हें इतनी बुरी तरीके से किसने मारा होगा? हो ना हो यहाँ लुटेरे छिपे बैठे हैं। इस बात पर दरोगा बोला, लुटेरे नहीं अनामिका, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था।
वीर उसे कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक से उसे चहल पहल की आवाज सुनाई दी। वीर आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ा तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां तो पूरा बाजार लगा हुआ था, किसी पुराने जमाने का बाजार, जैसे राजा महाराजाओं के समय का। वो उन्हें देखकर कहता है, मुझे तो लगा ही था कि यहाँ कोई कब्जा करके बैठा है, भूत की कहानी बनाकर लोगों को यहाँ से दूर रखता है। इतने में दो आदमी सामने से बात करते हुए आते हैं। इससे पहले कि वीर उनसे कुछ कहता, वो दोनों आदमी वीर के जिस्म के आर पार हो जाते हैं, किसी आत्मा की तरह। असल में ये सब उन्हीं की आत्माएं थीं जिनकी जान आज से 150 साल पहले गई थी। आसमान में हर तरफ काले बादल उमड़ आए और जोर जोर से बादल गरजने लगे। दरोगा उल्टे पांव वहां से भागने लगा। तभी पास के घर से एक हाथ हवा में लहराता हुआ दरोगा का पीछा करता है और उसके पांव पकड़ते हुए अंदर खींच लेता है। ये देखकर अब वीर का भी गला सूखने लगा था। फिर भी वो उस घर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है और अंदर की तरफ झांकता है तो एक गिद्ध दरोगा के सिर पर अपने पंजों को फंसाए वीर के सामने से उड़ गया। ये सब वीर के लिए इतना भयानक था कि वो लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। तभी उसकी प्रेमिका की आवाज आती है, वीर, वीर बचाओ मुझे। वीर देखता है कि एक हाथ उसकी प्रेमिका को बालों से घसीटते हुए महल की ओर ले जा रहा है। जब तक वो खुद को संभाल पाता वो काफी दूर चली गई थी। वीर भी अब महल की तरफ बढ़ने लगता है। महल में भटकते भटकते वो उसी चौखट पर पहुंच जाता है जहां गुड़िया के अंदर अनामिका की आत्मा कैद रहती है। वीर के मन में ना जाने क्या चल रहा था। चौखट से हवा तेज हो जाती है और चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगती है। फिर वही गुड़िया एक लड़की का आकार ले लेती है और राजकुमारी अनामिका में बदलकर चीखने लगती है। अनामिका कहती है, 150 साल इंतजार किया है, 150 साल इंतजार किया इस दिन का मैंने, और देखो देखो आज कौन आया, इस राजघराने का वारिस। 150 साल से कुछ नहीं बदला, वो भी दरिंदा था और तू भी वैसे ही दरिंदा है। अपने लालच के लिए किसी को भी रास्ते से हटा सकता है। ये सब कुछ आज ही खत्म होगा, यहीं तेरे साथ। इतना कहते ही अनामिका उसे गले से पकड़कर उठा लेती है। वीर चीखते रह जाता है, मुझे 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 छोड़ दो, मुझे जाने दो। अनामिका ने उसे ऐसे जकड़ा था कि उसका पूरा शरीर एक गुड्डे में बदलने लगा, जिसे अनामिका ने वहां पर लगे एक कीलनुमा रॉड में धंसा दिया। आज भी वीर गुड्डा बनकर उसी महल में लटका है और उसके बगल में उसकी प्रेमिका भी। कहते हैं आज भी प्रेत आत्माएं वहां मौजूद हैं, पर लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। सरकार ने भी इस जगह को अब पर्यटन स्थल बना दिया है, जहां लोग अब घूमने आते हैं और उस चहल पहल की आवाज भी महसूस करते हैं। पर आज भी रात में आने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि अनामिका आज भी यहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। 4 दोस्त, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़की शामिल थे, वो इस वक्त एक बड़े से मकान के बाहर खड़े थे। उन्होंने सुन रखा था कि ये घर हॉन्टेड है,
इसलिए आज वो चारों अपने साथ वीडियो रिकॉर्डिंग से जुड़ा हर सामान लेकर आए थे। इस वीडियो को वो अपने YouTube चैनल पर डालने वाले थे, जिससे कि उनके चैनल को पब्लिसिटी मिलती। वो इसे कोरी अफवाह ही साबित करना चाहते थे। अबे चल। इसी टाइम रोने की आवाज़ आती है। उनमें से एक दोस्त बोला, हाँ चल देखते हैं कौन ड्रामा करता है अंदर, आज तो एक्सपोज कर देंगे, फिर देखना अपने चैनल को कितनी पब्लिसिटी मिलती है। एक लड़का बोला, जिसकी आंखों में ये बातें शायद चमक सी रही थे। फिर सभी उस घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही एक अजीब सी मनहूसियत फैली हुई थी। उन सभी ने ये चीज़ महसूस की। वो लोग टॉर्च जलाकर सारे घर को देखने लगे। घर में धूल मिट्टी काफ़ी हो चुकी थी। उन लोगों ने कैमरा ऑन किया और जगह जगह फोकस करने लगे। आज इस रात से पर्दा उठ ही जाएगा कि आखिर कौन यहाँ लोगों को डरा रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे आगे वाले लड़के ने कैमरा के सामने कहा, जिसमें लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। तभी एक धप करके आवाज आई, जिससे वो लोग थोड़ा हड़बड़ा गए, पर फिर संभल भी गए। अभी हॉल की रिकॉर्डिंग शुरू ही थी कि उन्हें किसी के सिसकने के साथ साथ रोने की आवाज आने लगी, जो धीमी थी। वो ऊपर के कमरे से आ रहे थे। वो लोग ये सुनकर एक बार तो डर गए, पर उनका जो लीडर था उसने कहा, ये सब कोई कर रहा है, घबराओ मत, बस मेरे पीछे आओ। कहते हुए वो कैमरा सीढ़ियों की ओर धीरे धीरे लगाए ऊपर की ओर जाने लगे। ऊपर जाते समय किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सबसे आखिरी में चल रही पीछे वाली लड़की गायब है। वो जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ते रहे, वैसे वैसे आवाज तेज होती जा रहे थे। आखिरकार वो सब ऊपर तक पहुंच गए और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, एक जोरदार चीख उनके कानों में गूंजी। वो इतनी भयानक थी कि सभी अंदर तक कांप गए। तभी एक और चीखने की आवाज आई और एक लड़की घसीटती हुई दिखाई दी। वो जोर जोर से चीख रहे थे। ये उनकी वही दोस्त थे जो सबसे पीछे चल रहे थे और अचानक गायब हो गए थे। उसे यूं इस तरह से अचानक खींचता देखकर सबकी चीख निकल गई। उस लड़की को कोई पैर पकड़कर घसीट रहा था, पर वो साया या फिर वो जो कोई भी था दिख नहीं रहा था। फिर एक दर्दनाक चीख के साथ वो लड़की घसीटती हुई एक दूसरे कमरे में गायब हो गई। ये सब देखकर अब तो सबके पसीने छूट गए। खुद उनका दोस्त जो कि लीडर था, डर के मारे वो वापस सीढ़ियों से नीचे उतरने जैसे ही पीछे को मुड़कर जाने लगा, उन लोगों ने देखा वो भयानक मंजर। एक लड़की जिसके बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे और मुंह अजीब तरीके से खुला हुआ था, वो रेंगती हुई सीढ़ियों पर ऊपर की ओर आ रहे थे। अब उन चारों के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई। वो सब डरते डरते गिरते पड़ते चिल्लाते हुए उस कमरे की ओर भागे और वहां फिर उनका एक दोस्त घसीटता हुआ एक कमरे में जाकर गायब हो गया। उतने में सीढ़ियों पर रेंगती हुई लड़की भी ऊपर आ गई और उसने अपने भयानक मुंह को और भी बड़ा करके जोरों से चीखी कि सबके कान के पर्दे जैसे फट रहे हो। फिर एक एक करके बाकी बचे दोनों दोस्त, लड़का और लड़की को भी उनके पैर पकड़कर घसीटते वो भी एक कमरे में जाकर गायब हो गए। एक आखिरी चीख उनकी उस पूरे घर में सुनाई दी। फिर सन्नाटा छा गया, बिल्कुल पहले की तरह। उनका वीडियो कैमरा में लाइव रिकॉर्डिंग शुरू ही थी, जो उनके हाथ से छूटकर गिर गया था।
पर उसमें ऐसा बहुत कुछ रिकॉर्ड हो गया था जिस पर विश्वास करना नामुमकिन था। जब 2 दिन बाद भी चारों दोस्तों की कोई खबर नहीं मिली तो उन्हें ढूंढते ढूंढते इस घर में पुलिस की एक टीम पहुंची। अभी दिन का समय था। उन्हें ऊपर सीढ़ियों के पास कैमरा पड़ा हुआ मिला। चारों दोस्तों को बहुत ढूंढा पर किसी का भी कोई पता नहीं चला। बाद में रिकॉर्डिंग को देखने के बाद उस रात की भयावहता बिल्कुल सामने आई। सभी देख कर डर गए और वो वीडियो किसी और YouTube चैनल पर किसी दूसरे टाइटल के साथ में अपलोड कर दिया गया और फिर खूब पब्लिसिटी बटोरी गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज से करीब 2 साल पहले की बात है। मैं अपने गांव में रहा करता था। हमारे घर के सामने बहुत खूबसूरत हवेली थी, लेकिन देखते ही देखते उसकी खूबसूरती बदसूरती में तब्दील हो गई, क्योंकि वहां लोगों ने रहना बंद कर दिया था। वहां रहने वाले लोग ना जाने कहां गायब हो गए थे। मैं बचपन से ही उस हवेली को देखता था, उस घर में रहने का सपना देखता था, पर इतना पैसा मेरे पास नहीं था कि इतनी सुंदर हवेली में रहता। पर 2 साल पहले मेरे साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद तो उस हवेली में रहना तो दूर, मैं उस हवेली को देखना भी पसंद नहीं करता। आज से 2 साल पहले जब मैं अपने गांव में था तो धीरे धीरे सब बदल गया। वो हवेली एक खंडर की तरह लगने लगी, क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग एक रोज अचानक ही मारे गए। सारे लोग अचानक कैसे मारे गए पता नहीं चला, लेकिन अब उस हवेली से मुझे अजीब सी आवाज आया करती थी। हवेली में कोई नहीं रहता था, पर मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई औरत रो रही है। मुझे उसके रोने की आवाज लगातार सुनाई देती थी। छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज आती थी। हवेली का राज क्या था मुझे तब पता नहीं था, पर मुझसे रहा नहीं गया। वो आवाज और पुकार मुझे अपनी ओर खींच रहे थे और मैं खींचा चला गया। उस हवेली के अंदर चला गया। उस हवेली के अंदर मेरे सिवा और कोई नहीं था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी और के होने का एहसास हो। चारों तरफ धूल मिट्टी इतनी गंदगी थी कि लग रहा था सालों से वहां कोई नहीं आया हो। लेकिन फिर वो आवाज कैसी थी? कौन मुझे मदद के लिए बुलाता था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे दिल में एक गलत फहमी थी कि शायद कुछ लोगों ने किसी को यहाँ पर बांध कर तो नहीं रखा या फिर बंधा तो नहीं रखा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ और कोई नहीं था। मैं और अंदर तक गया कि तभी अचानक एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे से कोई गुजरा हो। मैंने पलट कर देखा, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी सामने कमरे की लाइट अपने आप जलने और बुझने लगी। थोड़ा अजीब लगा मुझे कि तभी उस अंधेरे में मुझे एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। मैं करीब गया उसके और मैंने पूछा कि वो यहाँ अकेले क्या कर रहा है और उसके मम्मी पापा कहाँ हैं। वो बोला कि मेरे पापा और मेरी मम्मी वो लोग लड़ रहे हैं और पापा ने मम्मी को बहुत मारा। अब मम्मी रो रही है, दरवाज़ा नहीं खोल रही। तो इस पर मैंने पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो उसने जवाब दिया कि मेरी माँ को उन्होंने मार डाला। ये सुनकर मेरे मन में थोड़ा डर बैठ गया, पर मैंने खुद को संभाल लिया। वो बच्चा मुझे अपनी मम्मी के कमरे के पास ले जाने लगा, जहाँ पहले से ही
एक बच्चा लगातार दरवाज़ा खटखटा रहा था और अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की कि वो औरत अपना दरवाज़ा खोले, मगर वो रोए जा रहे थे और दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। मैंने थोड़ा दम लगाया और दरवाज़ा तोड़ दिया और अचानक सारी आवाज़ें शांत हो गई। आसपास कोई और नहीं था कि तभी मेरी नज़र उस कमरे के शीशे पर पड़ी और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा उस आईने में ऊपर पंखे से एक औरत की लाश टंगी थी और वो मासूम बच्चे जो मुझे यहाँ पर लेकर आए थे वो इतने भयानक लग रहे थे कि उन्हें देखना भी मुश्किल था। वो औरत ऊपर से ही मुझे घूर रहे थे और वो बच्चे धीरे धीरे मेरे करीब आ रहे थे। मैंने भागने की कोशिश की तो दरवाज़ा जैसे अंदर आ गया था और फिर अपने आप ही बंद हो गया। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? दरवाज़ा तो मैंने तोड़ दिया था, तो फिर दरवाज़ा अंदर आकर अपने आप ही कैसे लग गया? अब मेरे हाथ पैर खौफ से कांप रहे थे और मुझे सिर्फ एक खिड़की दिखाई दी। उन सबको अपनी ओर आता देख मुझे बहुत घबराहट होने लगी और उस खौफ में मैं उस खिड़की से नीचे कूद गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी जान बच गई। उस हवेली का ही पड़ोसी मुझे अस्पताल ले गया। उसका कहना था कि उस हवेली में रहने वाले उस आदमी ने ही अपनी और अपने बच्चों को और फिर अपनी पत्नी को भी मार डाला। दरअसल वो आदमी किसी और औरत से शादी करना चाहता था। उन तीनों को मरने के बाद ही कुछ दिन बाद वो आदमी भी रहस्यमय तरीके से मारा गया। तब से वो हवेली बंद पड़ी है। उस सच्चाई को सुनने के बाद मैंने उस गांव को ही छोड़ दिया और वापस जाने की कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई। लोग कहते हैं आज भी उस हवेली से उस औरत और उसके बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती है।